हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मैं हूं विजेंद्र वर्मा और एक बार फिर से सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 मानव तंत्र, और इसमें हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था उत्सर्जन तंत्र। देखो, उत्सर्जन तंत्र में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ जो हमारे शरीर में उपापचय क्रिया के दौरान बनते हैं, उनको शरीर से बाहर उत्सर्जित किया जाता है। उनको शरीर से बाहर निकालने के लिए तंत्र बना है, और वो तंत्र कौन सा है? उत्सर्जन तंत्र। तो देखिए, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ की बात कर रहे हैं हम, तो मनुष्य द्वारा यूरिया का उत्सर्जन किया जाता है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं मूत्र निर्माण। देखिए, इस मूत्र निर्माण में हमने पहले पढ़ा था पिछले वीडियो में कि वृक्क लगभग 10 से 12 लाख छोटी छोटी नलिकाकार कुंडलित संरचनाओं का, कुंडलित नलिकाकार संरचनाओं का बना होता है, और इन कुंडलित नलिकाकार संरचनाओं को क्या कहते हैं? बोलिए, नेफ्रॉन। पढ़ा था आपने? नेफ्रॉन कहते हैं। अब याद रखिएगा, हमने नेफ्रॉन की संरचना भी बनाई थी। नेफ्रॉन को ही वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। ठीक है, और इन नेफ्रॉन द्वारा ही मूत्र निर्माण का कार्य किया जाता है। मूत्र निर्माण का कार्य क्या होता है? मूत्र निर्माण नेफ्रॉन में होता है, नेफ्रॉन का होता है। और ये मूत्र निर्माण की जो क्रिया है, देखो, नेफ्रॉन का मुख्य कार्य है मूत्र निर्माण करना। नेफ्रॉन द्वारा ही मूत्र का निर्माण होता है। अब बात करते हैं नेफ्रॉन द्वारा मूत्र निर्माण जो होता है वो 3 चरणों में होता है। कितने चरणों में? 3 चरणों में। अब वो 3 चरण कौन कौन से हैं? नंबर 1 बात करता हूं मैं। पहला जो चरण है वो देखिए स्टूडेंट्स, ये है गुच्छीय निस्पंदन। सेकंड जो चरण है वो है पुनः अवशोषण। और थर्ड जो चरण है वो है स्रवण। चरण कितने हुए? 3। गुच्छीय निस्पंदन, पुनः अवशोषण और स्रवण। 3 चरणों में होता है मूत्र का निर्माण। हम बात करते हैं सबसे पहले गुच्छीय निस्पंदन की, और इससे पहले एक बार हम वापस हमने बनाया भी था, और एक बार फिर अपन बनाते हैं क्या? नेफ्रॉन की संरचना। देखिए, ये जो नेफ्रॉन है और ये खुलते हैं संग्रह नलिका, ये होगी संग्रह नलिका। ठीक है, ये जो धमनी होती है इसको बोलते हैं अभिवाही धमनी, और ये होती है अपवाही धमनी। ये कौन सी होती है? अभिवाही। हमने कल भी इनके बारे में बात की थी, अभिवाही और अपवाही धमनी। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं गुच्छीय निस्पंदन की। अपशिष्ट रक्त, याद रखना। देखो, अपशिष्ट रक्त कल भी पढ़ा था हमने, किसके द्वारा? वृक्क धमनी द्वारा। देखो, वृक्क धमनी में अशुद्ध रक्त और वृक्क शिरा में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। तो वृक्क धमनी अपशिष्ट रक्त को लाती है। वृक्क धमनी द्वारा अपशिष्ट रक्त किसमें प्रविष्ट होता है? वृक्क में। और वृक्क में प्रविष्ट होने के बाद ये जो वृक्क धमनी है ये अभिवाही धमनियों में परिवर्तित हो जाती है, और ये अभिवाही धमनियां इस ग्लोमेरुलस, इस प्यालेनुमा संरचना को क्या कहता है? बोमन संपुट। सॉरी, इस बोमन संपुट में प्रविष्ट होती है, प्रवेश करती है। और जैसे ये बोमन संपुट में प्रवेश करती है तो ये पतली पतली कोशिकाओं का जाल बनाती है, गुच्छा बनाती है, जिसे कोशिका गुच्छा क्या कहते हैं? इसको
ग्लोमेरुलस। ये जैसे ही ये अभिवाही धमनियां वर्क में प्रवेश सॉरी बोमन संपुट में प्रवेश करती हैं, तो बोमन संपुट में प्रवेश करने के बाद ये कोशिका गुच्छ में परिवर्तित हो जाती है और इस कोशिका गुच्छ में रक्त दाब के साथ प्रवाहित होता है। क्योंकि देखो कैसे होता है, क्योंकि एक मोटी जो नली है ये और ये पतली पतली नलिकाओं में बदल जाती है, तो इन नलिकाओं में क्या होता है, दाब के साथ रक्त प्रवाहित होता है और यहीं पे निस्पंद का कार्य पूर्ण होता है। यही होता है निस्पंद का कार्य। ठीक है, यहां लगभग याद रखना, देखो यहां लगभग 1000 से 1200 ml रक्त का निस्पंद कर लिया जाता है। यहां 1000 से 1200 ml रक्त छन जाता है, इसमें फिल्ट्रेट हो जाता है, इसमें छन जाता है। और यहां इस निस्पंद में मतलब बहुत सारे पदार्थ जैसे अपन कहें प्रोटीन, विटामिन, लवण, अमीनो अम्ल और यूरिया, तो इसमें आवश्यक और अनावश्यक पदार्थ सारे छन जाते हैं। और जल, देखो ये सारे इसमें छन जाते हैं। ठीक है, अब इसको क्या कहेंगे, व्रत निस्पंद। क्या कहेंगे इसको, व्रत निस्पंद। ठीक है, ये छनने के बाद वापस जो इससे रक्त निकलता है वो किससे निकलता है, अपवाही धमनी से प्रविष्ट होता है इसमें अभिवाही धमनी से और बाहर निकलता है इसमें अपवाही धमनी से। अब ये जो कोशिका निस्पंद हुआ कितना, 1000 से 1200 ml रक्त यहाँ पे छन जाता है। ये क्या कहलाता है, छना हुआ व्रत निस्पंद कहलाता है। और इसमें रक्त में घुले हुए आवश्यक और अनावश्यक सारे पदार्थ इसमें शामिल होते हैं। ये तो था फर्स्ट चरण अपना, गुच्छीय निस्पंद। नेक्स्ट बात करता हूं मैं पुनः अवशोषण। सेकंड स्टेप आता है, सेकंड चरण है अपना पुनः अवशोषण। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो वर्क निस्पंद था ये कहां पे है, बोमन संपुट में। अब ये वर्क निस्पंद बोमन संपुट से वर्क नलिकाओं में कहां जा रहा है, कहां जाता है, ये वर्क नलिकाओं में जाता है। किसमें जाता है, वर्क नलिकाओं में। तो वर्क नलिका के अग्र भाग में यहां पहुंचता है। इस भाग को क्या कहते हैं, बोलो, कल भी पढ़ा था, इसको क्या कहेंगे, समीपस्थ कुंडलिक नलिका। इसको क्या कहेंगे, हे नलिका लूप। ये क्या है, दूरस्थ कुंडलिक नलिका। और ये क्या है, संग्रह नलिका। तो देखो इसकी भित्ति द्वारा, इस व्रत नलिका की भित्ति द्वारा जल, विटामिन, खनिज लवण, जैसे सोडियम आयन आयनों के रूप में लगता है, पोटेशियम आयन, इनका अवशोषण और अधिकतर जल का क्या कर दिया जाता है, पुनः अवशोषण। और इनके चारों ओर क्या फैला होता है, रक्त जाल, रक्त नलिकाओं का जाल फैला होता है। और ये पुनः अवशोषित जो पदार्थ होते हैं वो विसरण द्वारा किसमें प्रविष्ट हो जाते हैं, रक्त में। किसमें हो जाता है, रक्त में। देखो रक्त यहां छना था, आवश्यक भी छन गए, आवश्यक पदार्थों का क्या कर लिया जाता है, पुनः अवशोषण। और पुनः अवशोषित आवश्यक पदार्थ है वापस कहां पहुंचा दिए जाते हैं, रक्त में पहुंचा दिए जाते हैं। इनमें से कौन कौन से, जैसे अमीनो अम्ल, प्रोटीन, विटामिन और जल, अधिकतर जल और लवण। ठीक है, इसमें देखो यूरिया भी होता है, लेकिन यूरिया का पुनः अवशोषण नहीं होता है, याद रखना। कभी आप यूरिया लिखते हैं, यूरिया का पुनः अवशोषण नहीं होता है। ये यूरिया केवल किसमें बसता है, इन वर्क नलिकाओं में ही बसता है। ठीक है, तो अधिकतर रक्त का क्या कर लिया जाता है, वर्क निस्पंद का क्या कर लिया जाता है, पुनः अवशोषण। ये तो था सेकंड चरण। नेक्स्ट बात करते हैं अपन थर्ड चरण की, श्रवण। ध्यान से सुना, श्रवण। श्रवण क्या होता है, देखो साफ बचा हुआ जो रक्त, इसका पुनः अवशोषण कर लिया। इसमें जो साफ बचा हुआ रक्त है वो किसके द्वारा, किसमें संग्रहित होता है, अपवाही धमनी। और अपवाही धमनी संग्रहित होती है वृक्षशिरा से, वृक्षशिरा द्वारा शरीर में चला जाता है। अब बात करते हैं अपन श्रवण की। देखो अभी हमने कहा कि इसमें आवश्यक पदार्थ जैसे अमीनो अम्ल, विटामिन, प्रोटीन, लवण, जल, इनका क्या कर लिया जाता है, पुनः अवशोषण।
लेकिन एक पदार्थ यूरिया का पुनर्शोषण नहीं होता। वर्ग नलिकाओं द्वारा किसका पुनर्शोषण नहीं होता है? यूरिया का पुनर्शोषण नहीं होता है, और ये पदार्थ वर्ग नलिकाओं में ही रहते हैं। कौन? यूरिया। तो ऐसे पदार्थ कौन से? यूरिया जैसे पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ मूत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, देखिए यूरिया जैसे अपशिष्ट तरल युक्त पदार्थ किसका निर्माण करते हैं? मूत्र का निर्माण करते हैं। यूरिया जैसे अपशिष्ट तरल युक्त पदार्थ मिलकर के जल के साथ मिलकर के, जल में मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? मूत्र का निर्माण करते हैं। और ये मूत्र इस नेफ्रॉन से, ये जो नेफ्रॉन की संरचना है यहां तक, इस नेफ्रॉन से अब किसमें प्रविष्ट होता है? संग्रह नलिका में। इसको क्या कहेंगे अपन? संग्रह नलिका। क्या कहेंगे इसको? संग्रह नलिका में पहुंचता है। और ये संग्रह नलिका खुलती है पेल्विस में। हमने पढ़ा था कीट के आकार का भाग पेल्विस, और पेल्विस किसमें खुलता है? मूत्र नली। और मूत्र नली, दोनों मूत्र नलियां कहां खुलती हैं? मूत्राशय। जैसे जैसे मूत्र नलिकाओं द्वारा मूत्र मूत्राशय में पहुंचता है, वैसे वैसे मूत्राशय का आकार क्या होता रहता है? बड़ा होता रहता है। और पर्याप्त मूत्र, ये ध्यान से सुनना कि पर्याप्त मूत्र जमा होने के बाद सुनो एक बार, कि पर्याप्त मूत्र जमा होने के बाद, जैसे जैसे मूत्राशय में मूत्र इकट्ठा होता जाता है, तो पर्याप्त मूत्र जमा होने के बाद केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा ऐच्छिक संदेश मूत्राशय को प्राप्त होता है। क्या होता है? तो पर्याप्त मूत्र एकत्र होने के बाद मूत्राशय को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा ऐच्छिक संदेश प्राप्त होते हैं। किसको? मूत्राशय। देखो, जैसे ही मूत्र इकट्ठा होता है, एकत्र हो जाता है, तो मूत्राशय को किसके द्वारा? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा ऐच्छिक संदेश प्राप्त होते हैं, और हमें मूत्र त्यागने की क्या होती है? इच्छा। मूत्र अवरोधनी होती है, और मूत्र को क्या कर दिया जाता है? मूत्र मार्ग द्वारा उत्सर्जित कर दिया जाता है। ठीक है, तो पर्याप्त मूत्र जमा होने के बाद, पर्याप्त मूत्र जमा होने के बाद मूत्राशय को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा ऐच्छिक संदेश प्राप्त होते हैं, और ये संदेश मूत्राशय की पेशियों का संकुंचन करते हैं। ये संदेश क्या करते हैं? मूत्राशय की पेशियों का संकुंचन करते हैं। और जब पेशियों का संकुंचन होता है, तो मूत्राशय अवरोधनी, जिसको हमने कहा था कल, याद कीजिए, उसको क्या कहा था? मूत्र अवरोधनी। तो मूत्र अवरोधनी में शिथिलन होता है। मूत्र अवरोधनी में क्या होता है? शिथिलन। और शिथिलन होता है, जब मूत्र अवरोधनी में शिथिलन पैदा होता है, तो शरीर से मूत्र का उत्सर्जन कर दिया जाता है। ठीक है, उत्सर्जन होता है, और मूत्र की क्रिया को संपन्न करने वाली तंत्रिका को, याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, मूत्र क्रिया को संपन्न करने वाली तंत्रिका को कहते हैं मूत्रण प्रतिवर्त। क्या कहते हैं? मूत्रण प्रतिवर्त। जैसे ऐच्छिक संदेश प्राप्त होता है, ये ऐच्छिक संदेश क्या करते हैं? मूत्राशय की पेशियों का संकुंचन करते हैं, और संकुंचन करते हैं तो मूत्राशय की जो अवरोधिनी थी, उस अवरोधिनी में शिथिलन होता है, और मूत्र शरीर से उत्सर्जित कर दिया
जाता है और मूत्र को संपन्न करने वाली जो तंत्रिका है, मूत्र संपन्न करने वाली तंत्रिका क्या कहलाती है? मूत्रण प्रतिवर्त कहते हैं इसको। और वर्क द्वारा शुद्ध रक्त वर्क शिरा द्वारा, जो वर्क है देखो, वर्क द्वारा शुद्ध रक्त को ले जाती है वर्क शिरा। अब ये जो मूत्र को तो बाहर उत्सर्जित कर दिया, जो शुद्ध रक्त बचा उसको वर्क शिरा, और से शिरा वर्क शिरा वर्क से ले जाती है, ले जाने का काम कौन करती है? शुद्ध रक्त, साफ रक्त को ले जाने का काम कौन करती है? वर्क शिरा। और अशुद्ध रक्त लाने का काम कौन करती है? वर्क धमनी। तो स्टूडेंट्स, हमने मूत्र निर्माण की क्रिया विधि पढ़ी। देखिए, मूत्र निर्माण की क्रिया विधि में हमने 3 चरण पढ़े। गुच्छे निष्पन्न, वर्क धमनी जब बोमन संपुट में प्रवेश करती है तो नलिकाओं के जाल में बदल जाती है, कोशिका गुच्छ में बदल जाती है, और उस कुछ कोशिका गुच्छ में रक्त दाब के साथ प्रवाहित होता है, तो आवश्यक अनावश्यक पदार्थ निष्पन्न हो जाते हैं, छन जाते हैं। उसको क्या कहते हैं? वर्क निष्पन्न। और फिर उसके बाद वर्क निष्पन्न का पहुंचता है किसमें? वर्क नलिकाओं में। वर्क नलिकाओं द्वारा इसका क्या कर लिया जाता है? पुनः अवशोषण। और पुनः अवशोषित जो भाग है वो कहां पहुंचा दिया जाता है? रक्त में। उसके बाद में केवल एक यूरिया का अवशोषण नहीं होता है, और यूरिया युक्त तरल अपशिष्ट इसका निर्माण करता है, मूत्र का निर्माण करता है। और मूत्र कहां पहुंचता है? मूत्राशय में। मूत्राशय में जैसे पर्याप्त मूत्र जमा होता है तो ऐच्छिक पेशियां, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा मूत्राशय को ऐच्छिक संदेश प्राप्त होता है, और ये ऐच्छिक संदेश मूत्राशय की पेशियों का क्या करता है? संकुंचन करते हैं। और संकुंचन से मूत्राशय अवरोधनी, मूत्र अवरोधनी जो है उसमें शिथिल होता है, मूत्र को शरीर से बाहर फेंक दिया जाता है। और मूत्र को संपन्न करने वाली तंत्रिका को क्या कहते हैं? मूत्रण प्रतिवर्त। और अब बचा जो साफ जो रक्त है वर्क से, उसको कौन ले जाती है? वर्क शिरा ले जाती है। तो ये हमने पढ़ा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मानव जनन तंत्र। कौन सा है? मानव जनन तंत्र। देखिए, मानव जनन तंत्र। देखिए फ्रेंड्स, मनुष्य जो है वो एक लिंगी है। कैसा है? एक लिंगी। एक लिंगी क्या होता है? या तो नर जननांग होता है या मादा जननांग। ठीक है, 2 जननांग होते हैं, नर जननांग और मादा जननांग में से एक होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? एक लिंगी। तो मनुष्य एक लिंगी प्राणी है, और मनुष्य में लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। कौन सी द्विरूपता पाई जाती है? लैंगिक द्विरूपता। ये क्या होता है लैंगिक द्विरूपता? देखो, लैंगिक द्विरूपता का मतलब यहां है कि लैंगिक दृष्टि से नर और मादा को अलग अलग पहचाना जा सकता है। नर में अलग लैंगिक अंग होता है और मादा में अलग लैंगिक अंग होता है। यहां हम 2 पढ़ेंगे, नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र। तो मनुष्य एक लिंगी प्राणी है जिसमें लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। और याद रखना, मनुष्य में जो जनन होता है वो भी कैसा होता है? लैंगिक जनन। हमने फर्स्ट में पढ़ा भी था पहले कि जो जनन है वो 2 प्रकार का होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो हम यह बात करने वाले हैं, यहां पे अपन पढ़ेंगे लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन में युग्मक निर्माण होता है। कौन सा जनन पाया जाता है इसमें? लैंगिक जनन। और लैंगिक जनन में 2 युग्मक होते हैं, देखो, नर युग्मक और एक होता है मादा युग्मक। यानी कि अपन ये कहें, इस लैंगिक जनन में युग्मक निर्माण होता है। ठीक है, युग्मकों के बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? युग्मक जनन। युग्मक निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है? युग्मक जनन। और ये युग्मक जनन 2 प्रकार का होता है, जैसे मैंने अभी बताया। शुक्र जनन, देखो, नर युग्मक होता है शुक्राणु, और ये शुक्राणु निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं? शुक्र जनन। दूसरा है अंडजन, मादा युग्मक होता है अंडाणु।
अंडाणु निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं? अंड जनन। फिर से सुना, मनुष्य एक लैंगिक प्राणी है जिसमें लैंगिक द्विविधता पाई जाती है। मनुष्य में लैंगिक जनन होता है जिसमें युग्मक निर्माण होता है। युग्मक निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। और ये युग्मक जनन दो प्रकार का होता है, शुक्र जनन और अंड जनन। शुक्र जनन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्राणु क्या होता है? नर युग्मक। नर युग्मक किसे कहते हैं? शुक्राणु को। और अंडाणु जो है वो होता है मादा युग्मक। याद रखना, मादा युग्मक होता है अंडाणु। ये आप जरूर याद रखें, ये इंपॉर्टेंट चीज है इसके लिए। तो अपन बात करते हैं नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक क्या होता है? अंडाणु। जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संलयन करते हैं, आपस में मिलते हैं, निषेचन होता है। नर युग्मक और मादा युग्मक के आपस में मिलने की क्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। एक चीज और बताऊंगा आपको, ये जो शुक्राणु होते हैं वो अगुणित होते हैं। अगुणित क्या मतलब क्या होता है? आपने देखिए, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। इसको बोलते हैं 2n, द्विगुणित। और शुक्राणु या अंडाणु में होता है अगुणित, यानी कि 23। ओके, समझ में आया? ये होता है अगुणित, ये होता है द्विगुणित। इसको क्या कहेंगे? अगुणित। तो नर युग्मक भी अगुणित होता है और मादा युग्मक भी अगुणित होता है। जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में निषेचन करते हैं तो बनता है युग्मनज। सुना ध्यान से कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संलयन करते हैं या निषेचन करते हैं तो उससे बनता है युग्मनज, जाइगोट जिसको बोलते हैं। और ये जाइगोट जो होता है वो द्विगुणित होता है। ऐसा होता है फ्रेंड्स, द्विगुणित होता है। और इस जाइगोट में विदलन द्वारा, विदलन विभाजन होता है, विदलन द्वारा भ्रूण का निर्माण होता है। और भ्रूण परिवर्तन से एक परिपक्व शिशु को प्रसव क्रिया द्वारा क्या किया जाता है? जन्म दिया जाता है। ठीक है, जन्म देने की प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है? प्रसव कहलाती है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं यहां पे कि मनुष्य में लैंगिक जनन हेतु जन्म के लिए आवश्यक जनन कोशिकाओं का विकास विशेष अवधि के दौरान होता है। इसको सुनना, देखो ये ध्यान से सुने कि मनुष्य में लैंगिक जनन हेतु आवश्यक जनन अंगों का या जनन कोशिकाओं का विकास एक विशेष अवधि के दौरान होता है। निश्चित अवधि होती है। क्या होता है? एक विशेष अवधि के दौरान होता है। और इस अवधि को कहते हैं प्यूबर्टी। क्या कहते हैं? प्यूबर्टी, यौवनारंभ। एक विशेष अवधि के दौरान होता है और इस विशेष अवधि को कहता है यौवनारंभ। क्या कहते हैं? प्यूबर्टी। क्या होता है प्यूबर्टी? यौवन आरंभ। एक विशेष अवधि के दौरान जनन अंगों का विकास, परिपक्व विकास हो जाता है, उसको क्या कहते हैं अपन? यौवन आरंभ। यौवन स्टार्ट हो जाता है, युवा अवस्था जिसको कहेंगे। तो ये ऐसा यौवन आरंभ कहां कब होता है? कौन सी अवस्था में? युवा अवस्था में यौवन आरंभ प्रारंभ हो जाता है। और ये यौवन आरंभ की जो अवधि है लड़की व लड़कों में अलग अलग होती है। लड़कों में यौनारंभ की अवधि अलग होती है, लड़कियों में यौनारंभ की अवधि अलग होती है। लड़कों में 13 से 15 साल की होती है। लड़कों में क्या होता है? 13 से 15 साल। और ये होता है लड़की में 12 से 14 साल में। 12 से 14 साल की उम्र में प्यूबर्टी आ जाती है लड़कियों में, और लड़कों में प्यूबर्टी आती है 13 से 15 साल की उम्र में। यानी कि लड़कों की बजाय लड़कियों में यौनारंभ पहले स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस यौनारंभ के दौरान ही, इस यौनारंभ के दौरान, इस प्यूबर्टी के दौरान ही जनन परिपक्व आती है। जनन परिपक्वता,
जनन अंगों की परिपक्वता, जनन परिपक्वता इस प्यूबर्टी के दौरान, इस विशेष अवधि के दौरान ही आती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लड़कों में यौनारंभ के लक्षण और लड़कों में यौनारंभ के लक्षण। तो देखिए लड़कों में यौनारंभ के लक्षण की बात कर रहा हूं मैं यहां पे। लड़कों में प्यूबर्टी के दौरान कौन कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं और लड़कियों में यौनारंभ के दौरान कौन कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं, यहां हम सबसे पहले बात करते हैं लड़कों में। अभी हमने पढ़ा है कि लड़कों में जो प्यूबर्टी है, यौनारंभ है, वो 13 से 15 वर्ष की आयु में प्रारंभ हो जाती है। अब ये जो अपने ये कहें कि ये जो लक्षण कौन कौन से उत्पन्न होते हैं यौनारंभ के, देखो नंबर 1 बात करूं मैं, आवाज का भारी होना। मैं देखो आवाज का भारी होना, दाढ़ी मूंछ का आना। थर्ड बात करूं मैं, त्वचा का तेलीय होना। फोर्थ बात करूं मैं, जननांगों में रोम, जननांगों में रोम यानी कि बालों का उगना, जननांग क्षेत्रों में बालों का आना, ठीक है। ये सब क्या है, लड़कों में यौनारंभ के लक्षण है। और द्वितीयक लैंगिक लक्षण विकसित हो जाता है। द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं कि लैंगिक अंग परिपक्व हो जाते हैं, शुक्राणु निर्माण होना शुरू हो जाता है। देखो आवाज का भारी होना प्रारंभ में, जब लड़का और लड़की 8-7 साल के होते हैं, 5-7-10 साल तक के, तो उनमें कोई अंतर नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ती है तो उनमें क्या होता है, परिवर्तन होने लगता है। यह हार्मोन परिवर्तन होते हैं, हार्मोन की वजह से होता है ऐसा। अभी अपन बात करेंगे लड़कों में कौन सा हार्मोन होता है, लड़कियों में कौन सा होता है। उसमें क्या होता है, आवाज का भारी होना, दाढ़ी मूंछ का आना, त्वचा का तेलीय होना, ठीक है ना, जननांग क्षेत्रों में रोम, बालों का आना, रोम का उगना, ठीक है। ये सारे क्या है, लड़कों में होने वाले यौनारंभ के लक्षण। नेक्स्ट बात करता हूं मैं लड़कियों में। लड़कियों में कौन कौन से हैं, देखिए लड़कियों में अभी हमने पढ़ा था कि प्यूबर्टी कब हो जाती है, 12 से 14 वर्ष की उम्र में स्टार्ट हो जाती है, शुरू हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। इनमें क्या होता है, कौन कौन से लक्षण है। सबसे पहले स्तनों का विकास प्रारंभ होना, स्तनों का विकास धीरे धीरे बढ़ने लगता है, स्तनों का आकार जो है वो धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ने लगता है। नंबर 2 बात करता हूं मैं, त्वचा का तेलीय होना। नंबर 3 जननांग क्षेत्रों में बालों का आना, यानी रोम लिख देता हूं मैं, रोम का आना, ठीक है। आवाज का सुरीली होना। मैंने जब अपन पढ़ रहे थे, कंठ पढ़ा, उस दौरान बताया भी था मैंने, ये जो है ना, ये भाल निकला हुआ होता है लड़कों में, तो उनकी आवाज कैसी होती है, सुरीली हो जाती है। और मुख्य बात यह है कि इस दौरान आर्तव चक्कर का प्रारंभ हो जाता है। ये आर्तव चक्कर क्या होता है, जिसको अपन कहते हैं ऋतुस्राव, मासिक धर्म, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है इस दौरान लड़कियों में, ठीक है। तो ये है लड़कियों में प्यूबर्टी के लक्षण।
और लड़कों में प्यूबर्टी के लक्षण। नेक्स्ट बात याद रखना कि लैंगिक जो परिपक्वता है इनमें, लड़कों लड़कियों में 18-19 वर्ष की आयु में पूर्ण रूप से आ जाती है। 18-19 वर्ष की आयु में ये जो प्यूबर्टी है वो पूर्ण रूप से आ जाती है। इस अवधि में मनुष्य की संवेदनाओं तथा बौद्धिक स्तर में और मानसिक स्तर में परिवर्तन होता है। संवेदनाओं में देखो इस दौरान क्या होता है, संवेदनाओं में, बौद्धिक स्तर और मानसिक स्तर में परिवर्तन होता है। और ये परिवर्तन किस वजह से होते हैं? ये परिवर्तन होते हैं स्टूडेंट्स याद रखना हार्मोन की वजह से। और याद रखना नर हार्मोन जो है वो याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है नर हार्मोन। तो नर हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन भी बोलते हैं इसको। ये याद रखना टेस्टोस्टेरोन होता है इसमें। जबकि महिलाओं में, स्त्रियों में 2 हार्मोनों का स्राव होता है। वो 2 हार्मोन कौन कौन से है याद रखना, एस्ट्रोजन और इन हार्मोन की वजह से संवेदनाओं में, बौद्धिक स्तर और मानसिक स्तर में तीव्र गति से परिवर्तन होते हैं। ठीक है, इन हार्मोन की वजह से ही होता है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन की वजह से शरीर में, देखो इनकी वजह से शरीर में भी परिवर्तन आता है। ठीक है, तो ये थे अपने मानव जनन तंत्र का एक सामान्य परिचय। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, नेक्स्ट है नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र के बारे में। आप हमारे साथ लगातार बने रहें। इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको सभी टॉपिक्स डे वाइज डे उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो आज इतना ही काफी। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।